बेरोजगारी के दुष्प्रभाव यदि हम देखने की कोशिश करें तो बेरोजगारी एक अभिशाप है और एक कारण परिणाम के रूप में भी हमें यह दिखाई देती है, और इसके साथ साथ हमें अन्य जो घटनाएं, सामाजिक समस्याएं हैं, वो भी हमें उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। जैसे इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वह गरीबी है, जो सभी बेकारियों की जड़ है, सभी जो बुराइयां हैं समाज में उनकी जड़ है। और बेकार व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है, हीनता की भावना उत्पन्न होती है, और बेकार बेरोजगारी में पराश्रितता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, आक्रामक प्रवृत्ति, चिड़चिड़ापन, तो अनेक जो सामाजिक समस्याएं हैं वे उत्पन्न होती हैं। इसके साथ मानसिक शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। और यदि हम इन्हें देखने की कोशिश करें तो व्यक्तिगत विघटन और बेरोजगारी में हमें संबंध दिखाई देता है। बेरोजगार होने पर व्यक्ति के पद और सम्मान की हानि होती है, और वह अनेक प्रकार की जो अन्य जो सामाजिक कुप्रवृत्तियां हैं उनमें वह प्रवृत्त हो जाता है, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना और तनाव इत्यादि की समस्या हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। और बेरोजगारी की स्थिति में फिर सामाजिक समस्याओं में यदि देखें तो भिक्षावृत्ति, आवारागर्दी, गुंडागर्दी इत्यादि में बढ़ावा मिलता है। और इस प्रकार से जो व्यक्तिगत विघटन है वह धीरे धीरे होता शुरू हो जाता है, और व्यक्ति अपने परिवार की और स्वयं की प्रगति के लिए प्रयत्न करना बंद कर देता है और ऋण का शिकार हो जाता है, और जो व्यक्तिगत विघटन है उसका शिकार हो जाता है। बेरोजगारी और स्वास्थ्य में संबंध दिखाई देता है। बेकार व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह दिन प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। असंतुलन, जो व्यक्ति में जो असंतुलन है, जो भोजन का असंतुलन है वह नहीं होता है, जिसके कारण असंतुलित आहार के कारण अनेक रोगों से घिर जाता है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति है उसके स्वयं के और जो परिवार के सदस्यों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। वे चिकित्सा सुविधाएं जुटाने में भी समर्थ नहीं हो पाते और अनेक समस्याओं से वे ग्रसित हो जाते हैं। बेरोजगारी और पारिवारिक विघटन में संबंध दिखाई देता है। बेरोजगारी की स्थिति में परिवार की जो जमा पूंजी है वह समाप्त हो जाती है, और इसके अतिरिक्त भी जमीन, गहने इत्यादि गिरवी रख दिए जाते हैं या बेच दिए जाते हैं। परिवार ऋण का शिकार हो जाता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए भोजन और वस्त्र इत्यादि जुटाने में भी समस्या होती है। ना बीमार व्यक्तियों की उचित देखरेख हो पाती है, ना ही उन्हें अच्छी चिकित्सा मिल पाती है, ना बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्रॉपर प्राप्त हो पाती है। और ऐसे में व्यक्ति को कम वेतन पर ही छोटे मोटे कार्य करके अपनी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास करने होते हैं। और जो पारिवारिक विघटन है वह पारिवारिक विघटन इससे उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। परिवार का संगठन और अस्तित्व हमें खतरे में आता हुआ दिखाई देता है। सामाजिक विघटन और बेरोजगारी में संबंध दिखाई देता है। बेरोजगारी के कारण आर्थिक हानि के साथ साथ सामाजिक हानि भी होती है। बेकार व्यक्ति की धारणाओं में कठोरता आने लगती है, अनिश्चितता और चिंता घर कर जाती है। सदस्य जो हैं परिवार के वे निराशा उनको घेर लेती है, और लोगों का कार्य के प्रति आकर्षण घटने लगता है, उनकी विशेष योग्यताओं का ह्रास होने लगता है, और इन सब का प्रभाव समुदाय पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, और सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। बेरोजगारी और इसके जो आर्थिक प्रभाव हैं वे परिवार में, व्यक्ति में गरीबी, ऋणग्रस्तता को जन्म देते हैं। उनका जो आय है और जीवन स्तर है वह घटता चला जाता है, कार्य क्षमता प्रभावित होती है, और जो राष्ट्रीय आय है वह घटने लग जाती है। उद्योगों के बंद होने पर औद्योगिक अशांति, आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं, और परिवार और व्यक्ति की आर्थिक दशा बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में देश के आर्थिक साधन और प्राकृतिक स्रोतों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया जा सकता, और ये आर्थिक प्रभाव सिर्फ व्यक्ति पर नहीं पड़ते बल्कि देश और समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी की स्थिति में व्यक्ति का जो नैतिक पतन है वो होता हुआ दिखाई देता है, चारित्रिक पतन होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की कमी आती है, और वह अनैतिक कार्यों को अपनाने में वो कोई झिझक महसूस नहीं करता अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। और इस प्रकार से जो नैतिक पतन है समाज में लोगों का वो हमें दिखाई देता है। बेरोजगारी और इसके जो राजनीतिक प्रभाव हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जो देशव्यापी बेरोजगारी में राजनीतिक विद्रोह और क्रांति को जन्म देते हैं। बेरोजगार लोग प्रदर्शन, हड़ताल, धरने इत्यादि का आयोजन करते हैं। प्रजातंत्र की नींव हिलने लगती है और
हर तरफ अराजकता फैलती दिखाई देती है, तोड़ फोड़, लूटपाट, दंगे इत्यादि होते हुए दिखाई देते हैं और जो लोगों का जीवन है वो खतरे में पड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। बेरोजगारी की स्थिति में सांस्कृतिक पतन होता हुआ दिखाई देता है और जो कला, भाषा, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, संगीत इस इत्यादि को जो गरीब और बेरोजगार व्यक्ति होते हैं वे इन सब चीज़ों की ओर नहीं सोच पाते हैं, इनको इनमें वो कोई किसी भी प्रकार की वृद्धि वे नहीं कर पाते हैं और उनकी जो संस्कृति होती है वह भूख की संस्कृति वहाँ दिखाई देती है। वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने पर ही सारा का सारा ध्यान देते हैं। तो जो सांस्कृतिक पतन है समाज का वो हमें होता हुआ दिखाई देता है। बेरोजगारी के मनोवैज्ञानिक प्रभाव व्यक्ति पर दिखाई देते हैं। व्यक्ति में निराशा और हीनता की भावना जन्म ले लेती है, काम के प्रति उसकी अरुचि हो जाती है, अनेक मानसिक संघर्ष शुरू हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, साहस और दृढ़ता, आत्मसम्मान का अभाव, पराधीनता की जो प्रवृत्ति है वह जन्म ले लेती है और अपने आप को व्यक्ति असहाय और पराश्रित अनुभव करने लगता है, जिससे उसकी योग्यता, कार्यक्षमता घट जाती है। उसमें पृथकता की भावना पनपती है, जिसके कारण वह जो मित्रों से, परिवार के सदस्यों से उसका जो संबंध है वह टूटने लगता है और जो इसमें जो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो अलगाव का सिद्धांत उन्होंने दिया था कि व्यक्ति का समाज से और अपने जो द्वारा उत्पादित उत्पादन के जो अपने द्वारा जो उत्पादित सामग्री है उनसे, अपने उत्पादन से और इसके बाद अपने परिवार से और अंत में व्यक्ति का स्व से भी अलगाव शुरू हो जाता है। तो ये बेरोजगारी के दुष्प्रभाव के रूप में हमें दिखाई देते हैं और बेरोजगारी को यदि हम दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। बेरोजगारी के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को समझ करके कि किन किन क्षेत्रों में बेरोजगारी है, सबसे पहले उनको समझना आवश्यक है, जिसके लिए अनेक सर्वे भी किए जाते हैं, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा किया जाता है। जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है वे इस विषय में अनेक बार वे आंकड़े एकत्रित करते हैं और इसके बाद में जो अलग अलग हमारे क्षेत्र हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, तो वहाँ पर किस प्रकार की बेरोजगारी है, उन बेरोजगारियों के स्वरूपों को समझना आवश्यक है ताकि इन स्वरूपों को समझ करके और उनका उपाय किया जा सके। यदि नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी है तो वो किस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में या शिक्षित वर्ग में हमें बेरोजगारी देखने के लिए मिल रही है, या शिक्षित और अशिक्षित में जो बेरोजगारी देखने के लिए मिल रही है उनको समझना, उनके कारणों को जानना। जैसे शिक्षित बेरोजगारी के लिए दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, विश्वविद्यालय में छात्रों की अधिकता, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, मांग और पूर्ति में असंतुलन, निर्धनता, शारीरिक श्रम की उपेक्षा, ये कुछ कारण हैं जो कि हमें शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी के दिखाई देते हैं। तो इन सब पक्षों को समझते हुए ही जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं और अनेक उपाय किए जा रहे हैं। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के उपाय, दो तरह के उपाय हैं, दीर्घकालीन उपाय और अल्पकालीन उपाय। दीर्घकालीन उपाय हैं इसमें हम पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो कि 5 वर्ष के लिए योजना बनाई जाती है और 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की गई और उनके माध्यम से बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार वृद्धि दर को बढ़ाना प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था और अनेक जो प्रावधान पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए जिनके माध्यम से बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास किए गए, जैसे नए नए उद्योगों की स्थापना, सिंचाई और बिजली हेतु बांधों का निर्माण किया जाना, भूमि सुधार के कानून बनाना, कृषि में नवीन तकनीकों, नवीन औजारों, खाद, बीज इत्यादि को प्रोत्साहन दिया जाना, शिक्षण और स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि करना। तो ये कुछ दीर्घकालीन उपाय हैं। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए बेरोजगारी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इस समिति ने आयकर, कंपनी कर, विज्ञापनों पर अधिभार लगाकर उस आय को बेरोजगारी को दूर करने के लिए खर्च के रूप में सुझाने का उपाय दिया। राष्ट्रीयकृत बैंकों में साख स्कीम प्रारंभ की गई जिसमें स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया और शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों ने अपनी योजनाएं प्रस्तुत की। सरकार ने प्रशिक्षित व्यक्तियों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि के लिए
बेरोजगारी भत्ता और बीमा एवं बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारंभ की। शारीरिक रूप से अक्षम और अपंग लोगों के लिए रोजगार के लिए अलग से 11 रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई। वर्ष 1981 को विकलांग वर्ष घोषित किया गया था, जिसमें उनकी हर प्रकार से सहायता भी की गई थी। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के में बेरोजगारी को दूर करने के लिए अनेक सरकारी सेवाओं में उनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए और उनका प्रतिशत भी बढ़ाया गया। नगरीय गरीब युवकों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत देश के नगरीय क्षेत्रों में उनका चयन कर पोषण गृह, बालवाड़ी, अध्यापन, स्वास्थ्य निरीक्षण, लघु बचत बीमा संगठनों आदि कार्यों में उन्हें प्रशिक्षित किया गया। और इसके अतिरिक्त सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की, जो उद्योगों की स्थापना उनके विकास में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये सब भी प्रावधान इसके लिए किए गए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री रोजगार योजना की घोषणा बजट में की गई और जो 4 लाख दुकानें बनाकर बेरोजगारों को आवंटित किए जाने का जिसमें प्रस्ताव किया गया। कियोस्क बनाए गए अलग अलग और जो बेरोजगार युवकों, महिलाओं, विधवाओं इत्यादि को आवंटित की गई ये सभी चीज़ें। तो ये कुछ हमें उपाय हमें होते हुए दिखाई देते हैं सरकारी स्तर पर। इसके अतिरिक्त यदि हम कुछ अन्य दीर्घकालीन उपायों की बात करें तो जनसंख्या को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया जाए और इसका जो प्रभाव है वो लगभग 20 वर्ष लगते हैं। इस प्रकार के 20 से 25 वर्ष इस प्रकार के जो उपाय हैं उनको अपनाने में, उनका प्रभाव आने में। इसके अतिरिक्त देश का आर्थिक विकास तीव्र किया जाए, औद्योगिकरण को तेज किया जाए, शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जाए, निर्माण कार्यों में वृद्धि की जाए, रोजगार कार्यालयों की अधिकाधिक स्थापना की जाए और जो भारत का जो युवा और बेरोजगार है उसको जनशक्ति को प्रशिक्षण दे करके किसी काम में लगाया जाए। सब भारत में जो सामाजिक ढांचे में अनेक बुराइयां हैं, जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली से संबंधित अनेक बुराइयां, उनको दूर किया जाए और श्रमिकों में गतिशीलता लाई जाए। कच्चे माल, मशीन, पूंजी इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और जो निवेश ढांचा है उसमें परिवर्तन लाया जाए। ऐसी तकनीक का चयन किया जाए जो कुशल और अधिक श्रम प्रधान हो, रोजगार के अवसर जिससे अधिकाधिक बढ़ सकें। इसके अतिरिक्त अल्पकालीन उपायों की यदि बात की जाए तो सघन खेती को अपनाया जाना चाहिए। जो कृषकों को उन्नत खाद, बीज, फसल रक्षक दवाएं देकर भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में अधिकाधिक फसल उगाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें बोने की सुविधाएं दी जाएं और मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास किए जाएं। कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत अयोग्यताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध किया जाना चाहिए। पर्याप्त वेतन का प्रबंध होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा और शैक्षणिक नियोजन के प्रावधान किए जाने चाहिए। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के पुनर्वास की सुविधाएं की जानी आवश्यक हैं और श्रमिकों की क्षतिपूर्ति को भी ठीक किए जाने की आवश्यकता है। भूमि सुधार कानूनों को लागू करके जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको भूमि का वितरण किया जाए। भूदान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनके प्रवेश को सीमित किया जाए और श्रम कानून की कठोरता की वजह से जो नौकरियां हैं वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही हैं और अनेक व्यापारी, उद्योगपति ठेके पर श्रमिक रखना अधिक लाभदायक समझते हैं। तो ऐसे में जो श्रम अधिनियम है उनको उनमें थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी भी लाई जाए और इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी देश की एक गंभीर समस्या है। इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी इस समस्या का निवारण नहीं हुआ, बल्कि ये बढ़ती ही जा रही है। तो किसी भी देश की संपन्नता और प्रगति के लिए आवश्यक है कि वहाँ के लोग उत्पादन कार्य में अपना हाथ बटाएं और उन्हें जीवन यापन के पर्याप्त साधन और अवसर उपलब्ध हों। तो ये हमारे लिए यह करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा जो युवा है उस युवा की एनर्जी को काम में लिया जाए और उनके जो रोजगार है उस रोजगार का समुचित प्रबंध किया जाए जिससे बेरोजगारी की समस्या का सामना हो सके। तो आज के लिए इतना ही और इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।